अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, CSS ऑल इन वन में खुशामदीद। आज का हमारा लेक्चर प्लेट टेक्टोनिक्स और अर्थ स्ट्रक्चर के ऊपर है और ये इसका दूसरा हिस्सा है। अगर आपने इस लेक्चर का पहला हिस्सा देखना है तो यहाँ ऊपर क्लिक करें। इस लेक्चर में हम बताएंगे आपको कि प्लेट टेक्टोनिक्स और अर्थक्वेक का आपस में क्या ताल्लुक है। इसके अलावा हम जो चीज़ें इस वीडियो में कवर करेंगे वो ये हैं, यानी अर्थक्वेक क्या है और ये कहाँ से आते हैं, फोकस एंड एपिसेंटर ऑफ अर्थक्वेक क्या होते हैं, हाउ टू मेजर अर्थक्वेक, रिक्टर स्केल यूनिट्स क्या होती हैं, सिस्मिक वेव्स क्या होती हैं और इसके अलावा बहुत कुछ। तो ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि ये सारे कंसेप्ट आपको समझ आ सकें। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबाएं और अपने सवालात कमेंट करके ज़रूर पूछें। इसके अलावा दूसरे स्टडी मटेरियल बुक्स वगैरह के लिए आप हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो चलें आज की वीडियो की जानब बढ़ते हैं। व्हाट इज़ अर्थक्वेक। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अर्थक्वेक क्या है। ज़मीन के अंदरूनी हिस्से से अचानक तवानाई के अखराज की वजह से ज़मीन पर अर्त्याश या वाइब्रेशन के आने को अर्थक्वेक कहते हैं। ये एनर्जी जो ज़मीन से रिलीज़ होती है ये ज़मीन के अंदर बड़े बड़े पत्थरों के टूटने की वजह से वजूद में आती है और ज़मीन के अंदर जहाँ से पत्थर टूटता है उस क्रैक को फॉल्ट कहा जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है, पत्थर ज़मीन के अंदर टूटता क्यों है? तो इसका जवाब प्लेट टेक्टोनिक्स है। जैसा कि हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि ज़मीन का ऊपर वाला हिस्सा जिसको लिथोस्फीयर कहते हैं हर वक्त मामूली हरकत में रहता है। इस हरकत की वजह से बाज़ पत्थरों पर प्रेशर बढ़ जाता है और वो टूट फूट का शिकार हो जाते हैं और इसके नतीजे में बहुत एनर्जी का अखराज होता है। ये अखराज सीज़मिक वेव की सूरत में एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल होता है जिसकी वजह से ज़मीन की सरफेस वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। इसको अर्थक्वेक कहा जाता है और ज़्यादातर ज़लज़ले या अर्थक्वेक प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से ही आते हैं, माँ सवाए कुछ हैवी ड्रिलिंग और एटॉमिक एक्सपेरिमेंट्स की वजह से ज़लज़ले आते हैं। अब वेयर डू अर्थक्वेक फॉर्म्स। अब इस पिक्चर में हम आपसे सारा कंसेप्ट बआसानी समझ सकते हैं, लेकिन इसके अलावा मैं आपको कुछ बुक्स भी रिकमेंड करता हूँ जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो को एक दफ़ा मुकम्मल देखने के बाद इन बुक्स से वो टॉपिक्स एक दफ़ा पढ़ लेने से आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझ आ जाएंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि इन वीडियोस को मुकम्मल देखा जाए। तो चलें पिक्चर की मदद से समझते हैं। तो पिक्चर से हम ये देखते हैं कि अर्थक्वेक कहाँ से आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सबडक्टिंग स्लैब है। ये प्लेट ये एक सबडक्टिंग प्लेट है और ऊपर से जो है ये दूसरी प्लेट है लिथोस्फीयर की। अब सबडक्टिंग प्लेट्स ये जब हरकत में रहती हैं तो ज़मीन के अंदर जो हैं बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो प्रेशराइज होते हैं और उस प्रेशर की वजह से वो टूट फूट का शिकार होते हैं। जब भी वो टूट फूट का शिकार होते हैं तो वो एक एनर्जी रिलीज़ करते हैं जिसको जो सिस्मिक वेव की सूरत में ट्रेवल करती है। इसी तरह अगर जो है सबडक्टिंग प्लेट की वजह से हमारे पास ज़लज़ला या अर्थक्वेक आता है तो उसको डीप फोकस अर्थक्वेक कहते हैं। यानी कि हमारे पास जो अर्थक्वेक होगा उसका मरकज़ जो है बहुत नीचे होगा और अगर फॉल्ट या ट्रांसफॉर्म फॉल्ट की वजह से यानी कि दो स्लैब्स या दो प्लेट्स जो हैं आपस में रगड़ की वजह से अर्थक्वेक लाती हैं तो वो शैलो अर्थक्वेक होंगे। ठीक है। इसी तरह डाइवर्जेंट अगर प्लेट्स हैं हमारे पास एक दूसरे से अवे मूव कर रही हैं तो भी हमारे पास शैलो अर्थक्वेक होगा। ठीक है। इस तरह अर्थक्वेक वजूद में आते हैं।
अब जो है एक थ्योरी इसके पीछे है जिसको इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी कहते हैं। इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी क्या है? इस थ्योरी के ज़रिए हम रॉक्स के टूटने की सूरत में किस तरह एनर्जी रिलीज़ होती है उसका मुशाहिदा करते हैं। अब ज़मीन के अंदर पत्थर जो होते हैं वो किसी हद तक अपने ऊपर प्रेशर बर्दाश्त कर सकते हैं और बेंड होते होते रहते हैं, मगर जब प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो टूट फूट का शिकार हो जाते हैं और एनर्जी का अखराज शुरू हो जाता है, जो कि वेव्स की सूरत में उस फॉल्ट से बाहर की तरफ मूव करती हैं। अब पिक्चर में देखें आप कि एक फेंस है और फॉल्ट लाइन है, ठीक है। उस जगह पे ये उसकी ओरिजिनल पोजीशन दिखाई गई है। जब अर्थक्वेक आता है, जब प्रेशर ज़्यादा होता है तो उसमें पत्थर में डिफॉर्मेशन आती है। डिफॉर्मेशन की वजह से वेव्स जनरेट होती हैं, ठीक है। और ये जो है एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है। एनर्जी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कोनों से ये एनर्जी हमें वेव्स की सूरत में ट्रांसफ़र होती नज़र आ रही है और इसकी सूरत में ये जो है फिन्स जो है ये टूट चुकी है। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि ये अनडिफॉर्म शेप में आ गई है और ये दोनों प्लेट्स जो हैं जो रगड़ खा रही थी आपस में, ये ओरिजिनल पोजीशन में आ गई हैं लेकिन अनडिफॉर्म शेप में। अब हम दो बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म्स पर तवज्जो देते हैं जो कि फोकस और एपिसेंटर हैं। ये अक्सर हम न्यूज़ में सुनते रहते हैं कि इसका एपिसेंटर इतने किलोमीटर है, ठीक है। ज़मीन के अंदर जहाँ पर रॉक्स टूट फूट का शिकार होते हैं उस पॉइंट को अर्थक्वेक का फोकस या हाइपोसेंटर कहते हैं, यानी मरकज़ कहते हैं। बिल्कुल उसी फोकस वाले मुकाम के से ऊपर ज़मीन की सतह पर मौजूद पॉइंट को एपिसेंटर कहा जाता है। पिक्चर में आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं, ये ज़मीन के अंदर जहाँ पर ये पत्थर टूटा है और एनर्जी रिलीज़ होना, ये वेव्स की सूरत में ये एनर्जी रिलीज़ होना शुरू हो गई है, ठीक है। इसको फोकस या मरकज़ या हाइपोसेंटर कहते हैं, ठीक है। और इसी मुकाम के बिल्कुल ऊपर ज़मीन के ऊपर जो है सतह ज़मीन पर इसको एपिसेंटर कहा जाता है। ये वेव फ्रंट्स हैं, ठीक है। वेव फ्रंट किसे कहते हैं? जो वेव्स होती हैं जो ट्रेवल करती हैं उनको वेव फ्रंट भी कहा जाता है, ठीक है। और ये जो है फॉल्ट या क्रैक है जो किसी पत्थर में ये क्रैक जो आया है इसको फॉल्ट कहा जाता है। इसके बाद जो है जिस मशीन के ज़रिए अर्थक्वेक का पता लगाया जाता है उसको सीज़मोग्राफ रिकॉर्ड्स कहा जाता है। ये जो है अर्थक्वेक के इवेंट्स को रिकॉर्ड करता है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक बेडरॉक मजबूत या सॉलिड चीज़ पर नस्ब की जाती है, ठीक है। और एक सस्पेंशन के ज़रिए जो है एक रूलर को आपने सपोर्ट के साथ जो है सस्पेंड किया होता है। अब ये जो सिस्मोग्राफ जो है ये जो है हमारे पास अर्थक्वेक मामूली सा भी आता है तो इसमें ग्राफ की सूरत में ये रिकॉर्ड हो जाता है। अब जो है हम देखते हैं कि अर्थक्वेक को कैसे मेजर किया जाता है, उसकी साइज़ को या उसकी स्ट्रेंथ को कैसे मेजर किया जाता है। तो उसके लिए एक स्केल यूज़ किया जाता है जिसको रेक्टर स्केल कहते हैं, ठीक है। तो रेक्टर स्केल जो है उसके ज़रिए हम मेजर करते हैं कि कितनी एनर्जी अर्थक्वेक के ज़रिए रिलीज़ हुई है। तो ये इंटेंसिटी या शिद्दत से आज़ाद होता है, मतलब इंडिपेंडेंट होता है, उस पर इन्हिसार नहीं करता, ठीक है। Amplitude of largest wave produced by an event is corrected for distance and assigned value on open-ended logarithmic scale। अब इसमें जो है लार्जेस्ट वेव जो इसमें होती है उसका एम्पलीट्यूड जो है या उसका मैक्सिमम जो डिस्टेंस मरकज़ से होता है
उसको मेजर किया जाता है, ठीक है, और उसको उसके इवेंट को करेक्ट किया जाता है और एक ओपन वैल्यू एंडेड लॉगरिथमिक स्केल पर उसको दिया जाता है। अब जो है ये स्केल जो है लॉगरिथमिक स्केल है, और लॉगरिथमिक स्केल से मुराद ये होता है कि अगर हमारे पास रिक्टर स्केल 5 का एक अर्थक्वेक है और एक अर्थक्वेक रिक्टर स्केल 6 का है, तो ये एक का जो डिफरेंस है इन दोनों में वो 10 टाइम्स 6 रिक्टर स्केल जो है 5 रिक्टर स्केल से 10 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रेंथ में ज़्यादा होगा। अब अब हम नेक्स्ट देखते हैं वेयर डू अर्थक्वेक्स अकर्स ऑफन। ज़्यादातर अर्थक्वेक्स कहाँ पर आते हैं, तो 80% अर्थक्वेक्स जो हैं वो सरकम पैसिफिक बेल्ट में आते हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि ये यहाँ पर हमारा जो है ये पाकिस्तान है, ठीक है, और ये जो है बरआज़म ऑस्ट्रेलिया है। तो ये जितना भी ये बेल्ट है इसको पैसिफिक बेल्ट कहते हैं, ठीक है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़लज़ले आते हैं। तकरीबन 80% दुनिया के ज़लज़ले यहाँ पर आते हैं और तकरीबन 15% जो हैं मेडिटेरियन एशियाटिक बेल्ट में आते हैं। इसके अलावा अब हम नेक्स्ट देखते हैं व्हाट आर द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के क्या डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स या तबाहकुन असरात क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो वो इस तरह होता है कि ग्राउंड जब शेक होती है तो उसका एम्पलीट्यूड अगर ज़्यादा है, ड्यूरेशन ज़्यादा है, तो जो है हमारे पास जो है उसके नुकसानात या डिस्ट्रक्टिव इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हो जाते हैं। या अगर हमारे पास एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, एम्पलीट्यूड से मुराद है कि अगर एक झटका आता है ज़ोरदार का वो झटका होता है तो उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है, ठीक है। ड्यूरेशन ज़्यादा है, ड्यूरेशन से मुराद के अभी स्टार्ट हुआ अगर ज़्यादा तो 1 मिनट रहता है, 2 मिनट रहता है, उसको ड्यूरेशन कहेंगे हम। और उसके बाद जो है डैमेज हमारे पास ये डिस्ट्रक्शन वहाँ पर भी ज़्यादा हो सकती है अगर हमारे पास इमारतें जो हैं सही तरह से मज़बूती से वो तामीर नहीं की हुई, तो इस वजह से भी हमारे पास डिस्ट्रक्शंस ज़्यादा होती है। अब उसके बाद हम जो है इकोनॉमिक और सोसाइटल इम्पैक्ट देखते हैं अर्थक्वेक के। तो इसमें इकोनॉमिक और सोसाइटल इम्पैक्ट ये पड़ते हैं कि बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती हैं, फायर भी लग सकती है, ठीक है, सुनामी आकर हो सकते हैं समुद्रों में। इसके अलावा अगर आपने सुनामी के मतलब कोई आपने वीडियो देखनी है सुनामी किसे कहते हैं, तो वो भी आप हमारी लिस्ट में देख सकती हैं या ऊपर दिए गए कार्ड पर आप क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ग्राउंड फेलियर हो सकती है। ग्राउंड फेलियर से मुराद ये है कि हमारा जो है हम ग्राउंड पर जो है दरारें बढ़ सकती हैं और हमारी जो है मवासलात का निज़ाम मुनक़ता हो सकता है, ठीक है। इस ऐसे ऐसी चीज़ों को हम ग्राउंड फेलियर कहते हैं। अब हम देखते हैं सीज़मिक वेव। सीज़मिक वेव क्या होती हैं, ये एक इम्पोर्टेंट सब टॉपिक है इसका। किसी भी सॉलिड चीज़ के टूटने पर जो एनर्जी की लहरें रिलीज़ होती हैं उनको हम सीज़मिक वेव कहते हैं। ये दो किस्म की वेव्स होती हैं, एक बॉडी वेव्स और दूसरी सरफेस वेव्स। आगे चल के तफसील से हम इनके बारे में पढ़ेंगे। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और बेल के बटन को दबाना ना भूलें, और इसके अलावा अपने सवालात कमेंट सेक्शन में पूछें। अब बॉडी वेव्स की दो अक़साम होती हैं, एक को हम प्राइमरी वेव्स या पी वेव्स कहते हैं और दूसरी को सेकेंडरी या एस वेव्स कहते हैं। पी वेव्स जो होती हैं वो ज़्यादा फास्ट मूव करती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेट तीनों मटेरियल में से गुजर जाती हैं, और इनको कंप्रेशनल वेव्स भी कहा जाता है क्योंकि ये हवा को कंप्रेस करके और रिलीज़ होके आगे जाती हैं। हवा या जिस मटेरियल से गुजर रही होती हैं वो उसको कंप्रेस करके मटेरियल को कंप्रेस करके आगे
गुजरती हैं। सॉलिड में ये कंप्रेशन बहुत कम होता है, लिक्विड में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और गैसेस में ये कंप्रेशन सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। और पी वेव्स में जो है मूवमेंट जो है, मटेरियल मूवमेंट जो है वो वेव मूवमेंट की डायरेक्शन में ही होता है। जिस मटेरियल को ये कंप्रेस करते हैं, जिस मॉलिक्यूल्स को, जैसे ये साउंड वेव जो मैं बोल रहा हूँ आपके वॉइस पहुँच रही है आपके कान तक, तो ये कंप्रेशनल वेव्स की सूरत में ट्रेवल होती है। इससे मुराद ये है कि हवा के जो मॉलिक्यूल हैं वो कंप्रेस होते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो एनर्जी रिलीज़ कर देते हैं, फिर वो फैलते हैं, नेक्स्ट मॉलिक्यूल वो फैलते हैं, और उससे नेक्स्ट जो है फिर वो कंप्रेस होते हैं। तो इस तरह एनर्जी जो है मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफ़र हो रही होती है। तो ये जो मटेरियल जो होता है वहाँ के मॉलिक्यूल होते हैं, उसकी डायरेक्शन जो है वेव की मूवमेंट की डायरेक्शन में ही होती है, मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। अब नेक्स्ट जो है एस वेव्स के बारे में। एस वेव जो है पी वेव से ज़रा स्लो होती हैं, स्लो मूव करती हैं, और सिर्फ सॉलिड में से ही गुजर सकती हैं, ये लिक्विड या गैसेस में से गुजर नहीं सकती। ये मटेरियल इनके परपेंडिकुलर ये मटेरियल, ये वेव जो हैं उस मटेरियल के परपेंडिकुलर मूव करती हैं। पिक्चर्स को में आप देख सकते हैं कि ये जो है देखें सेकेंडरी ये वेव्स हैं, ठीक है, ये मटेरियल जो है और वेव की मूवमेंट इस तरफ है, ठीक है, और इसमें देखें आप, ये यहाँ पर जो है ये मटेरियल कंप्रेस किया हुआ है, यहाँ पर ये रिलीज़ किया हुआ है, ठीक है, फिर से यहाँ पर उसको कंप्रेशन आ गई, तो इस तरह ये एनर्जी आगे की तरफ मुंतकिल हो रही है, और डायरेक्शन जो है वेव की भी डायरेक्शन इसी तरफ है, ठीक है। इसमें आप ये देखें, ये कंप्रेशन आपको नज़र आ रही है, ये लाइंस जो है कंप्रेस की हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है, ये एक्सपेंशन आपको नज़र आ रही है, साथ में फिर कंप्रेशन है, इस तरह ये एनर्जी उधर से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रही है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये मटेरियल जो है इसमें कोई वेव ट्रांसफर इसमें से नहीं हो रही, ठीक है। तो प्राइमरी वेव इस तरह ट्रांसफ़र करती हैं कंप्रेशनल वेव के ज़रिए, सेकेंडरी वेव जो हैं आपको जो है ये नॉन कंप्रेशनल या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के ज़रिए ट्रांसफ़र होती है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास सरफेस वेव आ गई हैं, जिसको आर एंड एल वेव्स में डिवाइड किए। दो तरह की वेव्स होती हैं, रेले वेव्स आर वेव्स जिनको कहते हैं, और दूसरी लॉ वेव्स या एल वेव्स जिनको कहते हैं। सरफेस वेव ग्राउंड सरफेस के साथ साथ या थोड़ा सा नीचे से ट्रेवल करती हैं। ये बॉडी वेव से स्लो हरकत करती हैं और बिल्डिंग को इन वेव्स की सूरत में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। नेक्स्ट हमारे पास कि क्या हम अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इसकी पेशन गोई कर सकते हैं, क्या हम वक्त से पहले इसका पता लगा सकते हैं कि अर्थक्वेक आने वाला है या कब आएगा? तो इसका जवाब ये है कि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अगर हम कुछ मिनट पहले भी इसको प्रिडिक्ट या पेशन गोई कर लें अर्थक्वेक की, तो फिर भी हम अपना बचाव मुमकिन नहीं कर सकते। लेकिन प्लेट टेक्टोनिक्स की फॉल्ट लाइंस को देखते हुए हम ये प्रिडिक्ट ज़रूर कर सकते हैं कि कौन सी जगहों पर ज़लज़ले ज़्यादा आ सकते हैं किसी भी वक्त, और वो किसी भी वक्त आ सकते हैं। तो वहाँ पर एहतियाती तदबीर अख्तियार करके कुछ बचाव के मुमकिनात, बचाव के इंतज़ाम हम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको नेचुरल हज़ार्ड और डिज़ास्टर के हवाले से मज़ीद जानना है, तो ऊपर दिए गए लिंक या कार्ड पर क्लिक करें, या इसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी आप वही वीडियो देख सकते हैं। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। आपको ये लेक्चर कैसा लगा नीचे वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं, और ये वीडियो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करें जहाँ पर आपको मिलेंगे बहुत सारा स्टडी मटीरियल। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।